Good morning, dear students. As you know, we were studying the lessons 2 Nelson Mandela from the book First Flight. We have divided it into 3 parts. Now, today we will start the second part. Okay? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला पूरे राष्ट्र से आए हुए, पूरे संसार के जितने भी देश हैं वहाँ से आए हुए नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ एज अ स्पेक्टेकुलर एरे of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ पल बाद हम सब ने अपनी आंखें विस्मयपूर्वक ऊपर को उठा ली जब दक्षिण अफ्रीकी जेटों, हेलीकॉप्टरों और सैनिक यानों का एक भव्य समायोजन यूनियन बिल्डिंगों के ऊपर से पूरे तालमेल के साथ गरज की आवाज़ करते हुए गुजरने लगा। It was not only a display of pinpoint perfection and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये न केवल बिल्कुल सही क्रिया और सैनिक शक्ति का प्रदर्शन था, अपितु प्रजातंत्र के प्रति सैनिक वफादारी का भी एक नई सरकार के प्रति जिसका चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुआ था। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ पल पूर्व ही दक्षिण अफ्रीकी सुरक्षा बलों और पुलिस के उच्चतम जनरलों ने जिनके वक्ष स्थल यानी जिनके छाती पर बीते दिनों के रिबनों और तमगों के से अलंकरण हो रखा था, मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तब मुझे ये बात नहीं भूली थी या मैं तब ये बात नहीं भूला था कि बहुत वर्ष पहले की बात नहीं थी जब उन्होंने मुझे सलाम भी नहीं किया बल्कि मुझे बंदी बनाया होता। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंत में इम्पाला जेटों की एक वी आकारीय रचना धुएं की एक पूंछ सी छोड़ती हुई निकल गई जो नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग धारण किए हुए थी। The day was symbolized for me by the playing of our national anthems and the visions of whites singing Nkosi Sikelel, I Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक का दिन बन गया जब हमारे दोनों राष्ट्रगान एक साथ बजाए गए, गोरों का अफ्रीकी स्वप्न वाला राष्ट्रगीत और कालों का पुराना गणतंत्र वाला राष्ट्रगीत। यद्यपि उस दिन दोनों समूहों में से किसी को भी उस राष्ट्रगीत के स्वरों का ज्ञान नहीं था जिससे वे किसी समय घृणा किया करते थे, उन्हें शीघ्र ही इसके शब्द ज़बानी याद हो जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa passed up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known.
उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास के विचार से अभिभूत हो गया। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में भीषण एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात और मेरे खुद के जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने आपसी मतभेद समाप्त कर दिए थे तथा जातीय प्रभुत्व की एक प्रणाली स्थापित कर ली थी अपने ही देश के काली चमड़ी वाले लोगों ने के विरुद्ध। वह ढांचा जिसका निर्माण उन्होंने किया वो अति क्रूर और सबसे ज़्यादा अमानवीय समाजों का एक आधार बन गया जो संसार ने कभी जाना हो। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में तथा एक मानव के रूप में मेरे अपने 8वें दशक में उस प्रणाली को सदा के लिए उलट दिया गया था तथा इसका स्थान एक दूसरी प्रणाली ने ले लिया था जो सभी लोगों के अधिकारों का तथा उसकी स्वतंत्रताओं का सम्मान करती थी, उनकी चमड़ी के रंग का कोई भेद न करते हुए। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वो दिन मेरे हजारों लोगों के अवर्णनीय बलिदानों की वजह से संभव हो पाया था। ऐसे लोग जिनके कष्टों और जिनके साहस की गिनती कभी नहीं की जा सकती है अथवा जिसका बदला कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने अनेक अन्य दिनों में महसूस किया है, कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों का एक समावेश था जो मुझसे पहले हो चुके थे। उस लंबी और श्रेष्ठ पंक्ति का अंत हो गया था और अब वह मेरे साथ दोबारा शुरू हो रही थी। मुझे इस बात की पीड़ा थी या दुख महसूस हो रहा था कि मैं उनका धन्यवाद करने में समर्थ नहीं था तथा वो ये देखने में समर्थ नहीं थे कि उनके बलिदानों ने क्या कर दिखाया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambas, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subukus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव पैदा कर दिया था। इस गहरी चोट से उबरने के लिए हम सबको यदि अनेक पीढ़ियां नहीं तो अनेक वर्ष तो लग ही जाएंगे, लेकिन जुल्म और दमन के अनेक दशकों ने एक अन्य प्रभाव डाल दिया तथा ये वो प्रभाव था कि इसने ओलिवर टाम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुलिस, यूसुफ डाडूज, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सनुकिवे जैसे आदमी पैदा कर दिए। ऐसे असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले व्यक्ति कि उनके जैसा शायद फिर कभी दिखाई नहीं दे पाएगा। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth
is its people, finer and truer than the purest diamonds. ऐसे असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले व्यक्ति कि जिनके जैसा फिर कभी दिखाई ना दे पाएगा, शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए दमन की ऐसी गहराइयों की ज़रूरत होती है। मेरा देश खनिजों और रत्नों से भरा है जो धरती के नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, शुद्धतम हीरो से भी ज़्यादा असली और ज़्यादा सुंदर। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से ही मैंने साहस का मतलब जाना है। अनेकों बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को जोखिम उठाते हुए देखा है और एक आदर्श के लिए अपने जीवन को बलिदान करते हुए देखा है। मैंने लोगों को आक्रमणों का सामना करते हुए देखा है तथा बिना टूटे यातनाओं को सहन करते हुए ऐसा उत्साह और शक्ति दिखाते हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. मैंने ये सीखा कि साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है डर पर विजय प्राप्त कर लेना। वीर आदमी वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर पर जीत हासिल कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कोई भी कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी या उसकी पृष्ठभूमि जो होती है या उसका धर्म जो होता है उसके कारण कभी उससे घृणा लेकर पैदा नहीं होता है। लोगों को घृणा करना सीखना होता है, और यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के दिल में घृणा की अपेक्षा प्रेम जो है वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से प्रवेश कर लेता है। जेल में रहते समय अत्यंत उदासी भरे अवसरों पर भी जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सहन शक्ति की सीमा तक धकेल दिया जाता था, तो मुझे जो वहाँ के पहरेदार थे उनमें से एक पहरेदार में मानवता की एक झलक दिखाई पड़ जाती थी। शायद वो एक पल के लिए ही हो, लेकिन यह मुझे तसल्ली देने के लिए और मुझे हमेशा बनाए रखने के लिए काफ़ी होती थी। मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति के समान होती है, जिसे छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया कभी नहीं जा सकता। तो बच्चों, हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट हम अगले सेशन